एक ऐसा बेटा जिसने अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए खुद को पूरी दुनिया के नजरों में गिरा लिया, लेकिन उसी इंसान को किस्मत ने एक ऐसा तोहफा दिया जिसकी कल्पना शायद किसी भी इंसान ने सपनों में भी नहीं किया होगा। दोस्तों यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम असद था। वो काफ़ी नेकमंद और खुश मिजाज लड़का था जिसके दिल में सिर्फ दूसरों के लिए मोहब्बत थी, लेकिन उसे मोहब्बत के बदले मिला सिर्फ धोखा और नफ़रत। दोस्तों असद नाम के लड़के का रिश्ता एक फरीदा नाम की लड़की से लगा और पूरे घर वाले खुश थे। दोस्तों असद भी इस रिश्ते से बहुत ही खुश था, लेकिन एक दिन अचानक से फरीदा ने असद को बुला करके हिम्मत जुटा करके कहा कि वो किसी और लड़के से मोहब्बत करती है। असद ने इस बात को सुन कर काफ़ी हैरान और परेशान हो गया, लेकिन फरीदा ने असद को समझाया और उनसे ये कहा कि आप इस रिश्ते से मना कर दो, इस रिश्ते के लिए आप मना कर दो, मैं ये शादी आपसे नहीं कर सकती। किसी तरीके से असद अपने घर वालों को और अपने ख़ानदान वालों को आकर के शादी से मना कर दिया। पूरे घर वाले और ख़ानदान वाले हैरान और परेशान हो गए। सब ये सोचने पे मजबूर हो गए कि असद अचानक से ये शादी के लिए मना कैसे कर रहा है, जो कि कल तक इस शादी से जो लड़का खुश था वो अचानक से शादी के लिए मना क्यों कर रहा है। हर किसी ने असद से ये शादी ना करने की रीज़न पूछी, लेकिन असद ने कोई ठोस रीज़न ना दे करके सीधा शादी से मना कर दिया। खैर कुछ दिनों के बाद असद के लिए ख़ानदान वालों ने दूसरे रिश्ते को देखा। दूसरी लड़की का नाम था नाज़नीन। असद जब नाज़नीन को देखा तो देखते ही असद को नाज़नीन से मोहब्बत हो गई और पहली नज़र में ही नाज़नीन असद को पसंद आ गई। असद ने खुशी खुशी अपने ख़ानदान वालों को शादी के लिए हाँ कह दिया। घर वाले और ख़ानदान वाले मिलकर के असद और नाज़नीन का बहुत ही धूमधाम से निकाह किया। निकाह के कुछ दिनों तक दोनों खुश नज़र आ रहे थे। असद अपनी नई ज़िंदगी को लेकर के काफ़ी उत्साहित थे। खैर इस निकाह को जुमा 8 दिन ही हुए कि कुछ ही दिनों के बाद घर में मातम छा गया। एक दिन असद अपनी दुकान से यह कह कर निकला कि वह कहीं काम से जा रहा है और उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन पूरी रात बीत गई और अगले दिन की सुबह भी हो गई और सूरज भी निकल आई, लेकिन असद का कोई भी पता नहीं चला। दोस्तों नाज़रीन के चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, लेकिन असद के बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। नहीं में घर वालों के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो कि असद के नंबर से आया होता है और मैसेज में असद ये लिखता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं एक हिंदू लड़की जिसका नाम अंजलि है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और अंजलि से मैं शादी करने जा रहा हूँ। ढूंढने की कोशिश मत करना। यह सुनते ही घर में एक अचानक से सन्नाटा छा गया, जैसे कि मानो कि कोई बम सा फटा हो। दोस्तों इतने ही में नाज़रीन रो रो कर पुलिस के सामने जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराने लगी और पुलिस से कहा कि साहब असद ने एक धोखेबाज असद है और उसने मुझे और अपने बूढ़े माँ बाप को धोखा दिया है। वह एक हिंदू लड़की अंजलि के साथ भाग गया है, मुझे छोड़कर मुझसे शादी किया, लेकिन अब मुझे धोखा देकर अंजलि के साथ भाग गया है और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। यह सुनते ही घर वालों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कि मानो कि कोई बम सा फटा हो। और दोस्तों नाज़नीन रोने का नाटक करके पुलिस के सामने जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराने लगी और पुलिस से गुहार लगाने लगी कि साहब असद जो कि मेरा पति है मुझे धोखा दे करके, अपने बूढ़े माँ बाप को धोखा दे करके एक हिंदू अंजलि नाम की लड़की के साथ भाग गया है। असद ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये सुनते ही पुलिस कर्मचारी घर वालों के पास आकर के छानबीन की, तो छानबीन के दौरान असद का मोबाइल स्विच्ड ऑफ बता रहा था। असद के माता पिता ने पुलिस कर्मचारी से कहा कि साहब आप मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, वो कहीं चला गया है, लापता हो गया है। तो छानबीन के दौरान पुलिस कर्मचारी ने असद के माता पिता से कहा कि देखिए साहब आपका लड़का अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है, जैसा कि उसने मैसेज में कहा है। ऐसे मामले में हम उसे ज़बरदस्ती घर पर नहीं ला सकते। लेकिन असद की माँ यह मानने को कतई तैयार नहीं थी। असद की माँ पुलिस के पैरों में गिरकर फुट फुट के रोने लगी और पुलिस से गुहार लगाने लगी कि साहब मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह ज़रूर कुछ न कुछ उनके साथ हुआ है। अगर मेरा बेटा अपनी मर्जी से भागता तो वह अपनी ज़रूरी का सामान और अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी बाइक की चाबी और ज़रूरी सामान लेकर जाता। कोई भी लड़का जब अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करने जाता है तो खाली हाथ थोड़ी ना जाता है।
ऐसा कहने लगी और पुलिस कर्मचारी से गुहार लगाने लगी। और देखते ही देखते यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई कि असद एक हिंदू लड़की जिसका नाम अंजलि है उसके चक्कर में अपनी मासूम बीवी और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर फरार हो गया है। दिन बीतते जा रहे थे और मोहल्ले वालों ने ये मान ही लिया था। मोहल्ले वाले ये मान चुके थे कि असद एक धोखेबाज लड़का है और वो अपनी मासूम बीवी को धोखा दे करके एक हिंदू लड़की अंजलि के साथ अपनी नई ज़िंदगी बसा चुका है। लेकिन एक माँ का दिल ये मानने को कतई तैयार नहीं था। उनकी माँ पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा करके इंस्पेक्टर के सामने रो रो कर गुहार लगाती थी कि साहब मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा किसी अंजलि नाम की लड़की के साथ नहीं भागा है, बल्कि मेरे बेटे के साथ ज़रूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। आप मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए। इंस्पेक्टर असद की माँ की बातें सुन करके इंस्पेक्टर भी झुंझला जाता था। इंस्पेक्टर असद की माँ से कहता था कि माता जी आपके बेटे ने अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गया है, ऐसा उसने खुद ही मैसेज में लिखा है। और पुलिस वालों के पास और भी काम होते हैं, ना कि किसी भागे हुए प्रेमियों को ढूंढना। आप घर पे जाइए, आपके बेटे ने अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर भागा है। असद की माँ यह मानने को कतई तैयार नहीं। असद की माँ धरना देने लगी और बार बार एक ही बातों को दोहराती थी कि मेरा बेटा घर छोड़कर नहीं भागा है। कोई भी लड़का जब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए जाता है तो वो अपनी पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने बैंक के चेक बुक और अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी बाइक को छोड़कर क्यों जाता। कोई भी लड़का जब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जाता है तो खाली हाथ तो नहीं जाता। इसी बात को बार बार दोहराती थी। कानून को भी खैर माँ के सामने झुकना पड़ा और कानून को भी और पुलिस कर्मचारियों को भी इस केस में दिलचस्पी दिखानी पड़ी। पुलिस ने जब इस केस में दिलचस्पी दिखाई तो पुलिस ने असद के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया और असद को गायब होने से 10 दिन पहले तक का असद का पूरा ही कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। कॉल रिकॉर्ड निकलवाने में एक बात जो कि निकल के सामने आई, जो कि काफ़ी अजीब थी। असद के नंबर पे एक नंबर से बार बार कॉल आ रहे थे और वो नंबर थे कि अंजलि जोबे के नाम से। और चौंकाने वाली बात यह है कि असद के गायब होने के 10 दिन पहले ही इस नंबर को ख़रीदा गया था और असद के गायब होने के बाद इस नंबर को बंद कर दिया गया। पुलिस जब उस दुकान पर पहुंची जहां से वो सिम कार्ड खरीदा गया था तो पुलिस को एक बात पता चली। बात ये थी कि वो सिम कार्ड खरीदने कोई लड़का आया था, किसी अंजलि जोबे के नाम से खरीदने आया था, उसकी आईडी कार्ड से खरीदने आया था। तब पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस को सब कुछ समझने आने लगा कि यह बात कोई साधारण मामला तो नहीं है, किसी साधारण केस का मामला नहीं है जो कि भाग जाने वाला, यह कोई ज़रूर खौफनाक साजिश का हिस्सा है। पुलिस को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि असद के नाम पर कालिख पोतने वाला यह लड़का कौन था, जो कि अंजलि के नाम से असद से 10 दिन से बात कर रहा था। धीरे धीरे पुलिस को यह बात समझ में आने लगी। पुलिस के शक की जो घड़ी होती है धीरे धीरे घर वालों पे और नाज़रीन की तरफ और नाज़रीन के रिश्तेदारों के तरफ घूमने लगी। पुलिस को तो यह बात यकीन आ ही गया था कि अंजलि कोई असली लड़की नहीं है, बल्कि वह एक मोहरा है। असद के गायब होने के बाद पुलिस की शक की सुई एक ऐसे मोड़ पे आके रुकी जहां से पूरी कहानी पलटने वाली थी। दोस्तों, पुलिस को तो यह समझ में आ गया था कि अंजलि जोबे नाम की लड़की एक मोहरा है, बल्कि वो एक असली लड़की नहीं है। असद के गायब होने के बाद पुलिस की शक की सुई एक ऐसे मोड़ पे आके रुकी जहां से पूरी कहानी पलटने वाली थी। दोस्तों, पुलिस जब उस नंबर को ट्रेस किया और अंजलि जोबे नाम की आइडेंटिटी को ट्रेस किया तो उन्हें एक ऐसी लड़की मिली जिनका नाम है अंजलि जोबे। फिर पुलिस ने अपनी एक टीम बनाई और पुलिस की एक टीम अंजलि जोबे के घर पहुंची। अंजलि जोबे के घर पहुंचते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज़ से अंजलि से कहा कि अंजलि, असद कहाँ है और तुम असद के साथ क्यों भागी। अंजलि ये बात सुनते ही अंजलि के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और अंजलि ने घबराते हुए कहा कि साहब, मैं किसी असद को नहीं जानती और मैं किसी के साथ नहीं भागी हूँ, मैं अपने इसी घर में अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। जब पुलिस ने अंजलि के नाम से निकला हुआ सिम और उस सिम से असद से बात किए हुए पूरे रिकॉर्ड जब अंजलि जोबे को दिखाया तो अंजलि जोबे ने अपना फ़ोन निकाल करके दिखाया कि साहब, मैं ये नंबर नहीं, बल्कि मैं तो ये नंबर चलाती हूँ और ये नंबर मेरा नहीं है, मैंने कभी भी इस नंबर को नहीं ख़रीदा। तो फिर पुलिस ने दबाव बना करके पूछा कि ये नंबर आपके ही आईडी से निकाला गया है, आपके ही नाम पर रजिस्टर है ये नंबर। तो फिर अंजलि जोबे ने कहा कि साहब, कुछ दिन
दिन पहले ही एक आधार कार्ड और फ़ोटो एक दुकान पर, मोबाइल की दुकान पर दिया था एक सिम लेने के लिए। तो दुकानदार ने कहा कि अभी सर्वर डाउन है, अभी सिम नहीं मिल सकता। फिर पुलिस फ़ौरन शशि मोबाइल के दुकानदार मालिक विकास के पास पहुंचा। विकास के पास पहुंचते ही पुलिस वालों ने डंडा चलाया तो विकास टूट पड़ा और रोते हुए कांपते हुए कहा, साहब मुझसे एक गलती हो गई। जब अंजलि मेरे दुकान पे सिम लेने के लिए आई थी तो मेरा एक दोस्त था जो कि धीरज, चुपके से उसके नाम से, उसकी आइडेंटिटी से एक जाली सिम निकलवा लिया और धीरज मेरे ही मोहल्ले में इसी इलाके में रहता है। पुलिस ने जैसे ही धीरज की कुंडली खंगाली तो पता चला कि धीरज और अरशद की पत्नी नाजनीन का चक्कर शादी से पहले से ही चल रहा था। नाजनीन और धीरज शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों ही शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच में दीवार बनी हुई थी मजहब अलग अलग होने के कारण नाजनीन के घर वाले धीरज से शादी नहीं करवाना चाहते थे। नाजनीन धीरज से कहती थी कि हम भाग चलते हैं, लेकिन धीरज काफ़ी शातिर दिमाग का लड़का था। उसने कहा कि अगर हम अभी भागेंगे तो तुम्हारे माँ बाप को पूरा शक मुझ पर होगा। धीरज के कहने पर नाजनीन ने अरशद से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद हर रात को नाजनीन और धीरज दोनों ही मिलकर अरशद के कत्ल करने का प्लान बनाती रही। नाजनीन और धीरज ने हिंदू लड़की यानी कि अंजलि चौबे का किरदार इसलिए बनाया ताकि लोगों को लगे कि यह मामला एक लव जिहाद का है या हिंदू मुस्लिम वाला मामला हो, तो कोई भी गहराई में जाने की ही ना सोचे। पुलिस ने धीरज के ठिकाने पे पहुंच करके धीरज को वहां से उठाया और पुलिस की एक गाड़ी ने घर पर जाकर के नाजनीन को भी उठाया। दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। जब नाजनीन और धीरज को दोनों को आमने सामने लाया गया तो धीरज और नाजनीन के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो धीरज ने सच अपने मुँह से उगला। इसे सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। उसने बताया कि अरशद को कैसे तड़पा कर मारा गया और उसकी लाश को कहां पर ठिकाने पे लगाया गया। फिर अरशद को अलग कमरे में बैठा करके नाजनीन को अलग कमरे में बैठा करके नाजनीन से पूछताछ की गई। धीरे धीरे जब पुलिस ने करवाहट दिखाई तो नाजनीन के चेहरे से सच उगला, जिसको सुन करके पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। नाजनीन ने बताया कि कैसे अरशद को उसने तड़पा कर मारा और उसकी लाश को कहां पर ठिकाने लगाया गया। नाजनीन की इस बयान को और उनके सारे रिकॉर्ड को जब धीरज को दिखाया तो धीरज की सारी हैकरी निकल आई, सारी अक्कड़पन निकल आई। धीरज ने तो इनकार किया, लेकिन जैसे पुलिस का जोरदार तमाचा एक मुंह पे लगा तो धीरज ने रोते हुए कहा कि साहब मैं भी सच सच बताता हूँ, बस मारना मत। खौफनाक रात। जब धीरज बताता है कि धीरज और नाजनीन दोनों ही निकाह से पहले ही इस कत्ल की पूरी प्लानिंग कर ली थी। धीरज बताता है कि नाजनीन अरशद को यह कहकर उस सुनसान रास्ते पे लाता है, सुनसान जगह पर लाती है। यह कहती है अपने पति से, अरशद से, कि आप चलो मेरे साथ, मैं आपको अपने भाई और कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ। अरशद जो कि अपनी पत्नी नाजनीन से अटूट विश्वास करता था, बहुत ही मोहब्बत करता था, इनके बताए हुए सुनसान जगह पर पहुँच गया। वहाँ पहले से ही धीरज और धीरज के साथियों ने घाट लगाकर बैठा था। जैसे ही अरशद और उनकी पत्नी नाजनीन आती है, धीरज और उनके साथियों ने बिना किसी देर किए हुए अरशद के ऊपर हमला कर देता है। अरशद चिल्लाता है, अपनी जान की भीख मांगता है धीरज से, लेकिन धीरज अरशद के ऊपर गोली चलाकर उनकी जान ले लेती है। और ये सब नाजनीन जो कि उनकी पत्नी है ठंडे दिमाग से ये सब देख रही होती है। जब बेरहमी तरीके से अरशद की जान ले ली जाती है तो फिर सोचते हैं कि इनकी लाश का क्या करें। धीरज और अरशद और धीरज के साथियों ने अरशद की लाश को वहीं पे आसपास एक पुरानी मज़ार है जिनके पीछे गहरा गड्ढा खोदकर वहीं पे दफन कर दिया। फिर उसके बाद धीरज ने ये अंजलि चौबे नाम वाला ड्रामा रचा ताकि पुलिस को और कानून को और पूरे समाज को ये मामला ऐसा लगे कि एक लव जिहाद का मामला है और कानून और पुलिस असली मुद्दे तक पहुंच ही ना पाए, वह एक लव जिहाद वाले मुद्दे में ही फंसकर रह जाए।
फिर पुलिस धीरज को उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर असद को दफन किया गया होता है। जैसे ही वहाँ पे खुदाई शुरू होती है, असद के बूढ़े माँ बाप भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही गड्ढा खोद करके असद के सड़े गले शव को बाहर निकाला जाता है, वहाँ पर चीखे पुकार मच जाती है, गूंजने लगती है। जो माँ अपने बेटे को पूरे समाज में बेगुनाह साबित करने में जंग लड़ रही थी, जो माँ अपने बेटे को पूरे समाज से बेगुनाह साबित करने की जंग लड़ रही थी, वही माँ आज अपने बेटे को मिट्टी के अंदर से सड़े गले शव को देख करके माँ का कलेजा फट जाता है। धीरज और नाज़नीन जो कि एक दूसरे के प्यार में किसी की जान लेने पे उतारू थे, वो आज सलाखों के पीछे एक दूसरे को कोस रहे हैं। दोस्तों, पुलिस ने हथियार और एक जाली सिम कार्ड कोर्ट में पेश किए। तो नाज़नीन और धीरज जो कि एक दूसरे के प्यार में किसी की जान लेने पे उतारू थे, वो आज सलाखों के पीछे एक दूसरे को कोस रहे हैं। पुलिस ने वो हथियार जिससे असद का कत्ल किया गया था, वो हथियार और जाली सिम कार्ड अदालत में पेश किए। कानून ने यह साबित कर दिया कि जुल्म के पंखे चाहे जितने भी बड़े क्यों न हो, वो कानून के तपिश में पिघल ही जाते हैं। नाज़नीन की आबाद होने की साजिश ने धीरज को ताउम्र भर काल कोठरी में भेज दिया। दोस्तों, असद को इंसाफ तो मिला, लेकिन उनकी बूढ़े माँ बाप की गोद हमेशा के लिए सुनी रह गई। तो प्यार वो नहीं है जो किसी को हैवान बना दे, बल्कि सच वो है जो 7 परतों के नीचे भी रहती है तो वो बाहर निकल कर आ जाती है। तो आप मुझे जान लीजिए, मेरा नाम सुफियान मलिक है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे आप सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों, कभी भी किसी भी मोड़ पे आ करके आप कानून को अपने हाथ में लेने की ना सोचिए। कि दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल में जा कर के और भी वीडियोस को देखिए। आपका राय इस वीडियो के लेकर के क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में।